हाय एवरीवन, एमीन्स कर रहे थे हम लोग। एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख रहे थे जिसमें से 13.1, 13.2 हमने करा था, 13.3 देख रहे थे। इसमें से दो क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन 1 जिसमें एक्सप्लेन करना था कि एनिलीन का पीकेबी वैल्यू ज़्यादा क्यों है मिथाइल एमीन से, और दूसरा था कि इथाइल एमीन वाटर में सॉल्युबल है जबकि एनिलीन नहीं है। तीसरा 13.3 का थर्ड नंबर, मिथाइल एमीन इन वाटर रिएक्ट्स विथ फेरिक क्लोराइड टू प्रिसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या है? मिथाइल एमीन इन वाटर reacts with ferric chloride to precipitate hydrated ferric oxide। फेरिक ऑक्साइड बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन है। मतलब इससे रिलेटेड चैप्टर में हमने कुछ अभी तक नहीं पढ़ा है कि मिथाइल एमीन वाटर में हो तो फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन करता है और उसमें हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को प्रिसिपिटेट के रूप में लिबरेट करता है। क्या वजह है? तो थोड़ा सा इसमें अलग कंसेप्ट लगेगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वगैरह का कंसेप्ट आने वाला है इसमें। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कंसेप्ट आएगा। तो क्या इसका आंसर लिखेंगे? देखो आंसर कि मिथाइल एमीन बीइंग मोर बेसिक देन वाटर accepts a proton from water, liberating OH minus ion, मिथाइल एमीन जब वाटर में होगा, लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में कि मिथाइल एमीन इन वाटर, कि मिथाइल एमीन वाटर में है। तो यदि मिथाइल एमीन वाटर में है तो उसके साथ रिएक्शन होगा उसका। देखो ये मिथाइल एमीन हुआ, वाटर H2O मतलब HOH, H प्लस OH माइनस वाटर। तो इस केस में मिथाइल एमीन यहाँ काम करेगा बेस का और ये काम करने लगेगा एसिड का। तो ये क्या करेगा? अपने लोन पेयर से H प्लस को ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो क्या बन जाएगा? मिथाइल अमोनियम आयन CH3NH3 प्लस और यहाँ से निकलेगा हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस। अब यह OH माइनस क्या करता है कि जो फेरिक क्लोराइड है उसमें फेरिक आयन से कंबाइन करता है। तो अब यहाँ से इसको हम लोग आगे लिखेंगे कि दीज OH माइनस आयंस combine with फेरिक आयंस मतलब Fe ट्रिपल प्लस प्रेजेंट इन वाटर टू फॉर्म brown precipitate PPT of hydrated
ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और इसके लिए रिएक्शन लिख दोगे कि जो फेरिक क्लोराइड दिया हुआ है वह फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन है। अब फेरिक क्लोराइड का यदि सॉल्यूशन है मतलब वाटर में इसको आप डिजॉल्व करोगे तो टूटेगा Fe++ और 3Cl माइनस में, और अब यह जो Fe++ है वो कंबाइन करता है हाइड्रोक्साइड से जो यहाँ लिबरेट हुआ था मिथाइलेमिन का वाटर से रिएक्शन पर, और एक कंबाइन करके बनाएगा 2FeOH3, या इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, रस्ट वाला जो फॉर्मूला होता है Fe2O3 3H2O। दिस इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर का प्रिसिपिटेट है। तो देखिए बिल्कुल नया सा कंसेप्ट था ये, अभी तक इसके बारे में चैप्टर में हमने तो कुछ नहीं पढ़ा था। जो यहाँ कंसेप्ट आया, क्वेश्चन क्या था, मिथाइलेमिन जो वाटर में है पहले से वह रिएक्शन करता है फेरिक क्लोराइड से तो प्रिसिपिटेट देता है किसका, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का। क्यों, इसी को एक्सप्लेन करना था। तो इसी के थ्रू हम लोग चले कि सबसे पहले मिथाइलेमिन यदि वाटर में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यह वाटर से ही रिएक्शन करेगा, क्योंकि मिथाइलेमिन बेस है और वाटर जो होता है वो एसिड है। एसिड बेस का रिएक्शन होगा, वाटर एसिड है मतलब इसके तुलना में एसिड है नहीं, ये तो एम्फोटेरिक है। एसिड बेस कुछ भी बगल वाले पे डिपेंड करेगा ये, तो बगल वाला इससे मजबूत बेस है तो मजबूरन इसको एसिड का काम करना होगा। तो इस तरह से यह मिथाइलेमिन जो है इसके H+ को लेगा और H+ को लेने के बाद अमोनियम आयन बना लेगा, निकलेगा हाइड्रोक्साइड, और वह हाइड्रोक्साइड फिर क्या करता है कि फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन में जो फेरिक आयन है उससे ऐसा रिएक्शन करके, ये रस्ट का फॉर्मूला है जंग का, इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े होंगे ऐसा, तो यह कंपाउंड बना लेता है। दिस इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। F2O3 हो गया फेरिक ऑक्साइड और H2O मॉलिक्यूल जुड़ गया मतलब हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अलग सा क्वेश्चन था बिल्कुल, इसमें नया सा कंसेप्ट आया जो हम लोग नहीं पढ़े थे पहले, तो इसको ध्यान रखोगे, अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना है सबको, एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे, एग्जाम में आएगा तो हो जाएगा। तो अब आगे हम लोग देखते हैं। मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ अचानक से कुछ हो गया नहीं समझ सकते हैं डायरेक्ट, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। मिथाइलेमिन वाटर में है तो इसके बारे में हम लोग पढ़े ही हैं कि वो बेस का काम करेगा, प्रोटॉन लेके अमोनियम आयन बनाएगा। यहाँ से नया था कि वह हाइड्रोक्साइड आयन फेरिक के साथ कंबाइन कैसे करेगा, और वो भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े थे, तो उतना कंसेप्ट यदि है तो हम लोग कर पाएंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है क्वेश्चन, ऑल्दो अमीनो ग्रुप इज ऑर्थो एंड para directing in aromatic electrophilic substitution reactions aniline on nitration gives a substantial amount of मेटानाइट्रोएनिलीन। ये नया नहीं है, इसको चैप्टर में हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। बोल रहा है कि अमीनो ग्रुप ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है, कब, जब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाया जाए तब। तो यदि ऐसा है तो फिर एनिलीन का जब हम लोग नाइट्रेशन करवाते हैं तो वहाँ मेटानाइट्रोएनिलीन बनता है, बढ़िया अमाउंट में बनता है। सब्सटेंशियल अमाउंट मतलब कि थोड़ा बहुत नहीं, अच्छे अमाउंट में बनता है।
तो ऐसा क्यों? यदि NH2 ग्रुप ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है तो फिर मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल कैसे जुड़ रहा है? तो याद करो इसके लिए रिएक्शन जो हम लोग पढ़े थे, एनिलीन नाइट्रेशन करवाया था हमने, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 नाइट्रेशन हो रहा था। तो यहाँ प्रोडक्ट बन रहे थे 3, NH2 पारा पे NO2 बन रहा था जो सबसे ज़्यादा था, शायद 51% के आसपास। फिर मेटा बन रहा था NH2NO2 मेटा नाइट्रोएनिलीन जो शायद 47% के आसपास था, और ऑर्थो नाम मात्र का बन रहा था 2%। ऑर्थो जो मात्र कितना बन रहा था 2%। ऐसा तो क्यों? क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा क्यों? NH2 जो है वह ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है, मतलब इसका नाइट्रेशन करवाने पर NO2 ऑर्थो और पारा पर ही जुड़ना चाहिए था, लेकिन इस रिजल्ट के आधार पर हम लोग देख रहे हैं कि मेटा पे भी जुड़ा है, और जो मेटा प्रोडक्ट है वो कम नहीं बना है, कंपेरेबल है पारा से। ऑर्थो तो इसके सामने कुछ है भी नहीं। तो क्यों? ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है तो मेटा पे क्यों जुड़ गया? तो क्या इसका आंसर लिखेंगे हम लोग कि in the presence of HNO3 plus H2SO4 मतलब एसिड, एनिलीन get protonated and converted to anilinium ion। ठीक, यहाँ रिएक्शन दिखा दोगे कि चूंकि नाइट्रेशन एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है, HNO3 और H2 दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एसिड के प्रेजेंस में क्या होगा कि इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा और ये बदल जाएगा एनिलीनियम आयन में, ऐसा NH3 प्लस एनिलीनियम आयन में बदल जाएगा। नाउ द नाइट्रोजन एक्वायर्स positive charge and it becomes no more, yeah, it remains no more electron donating, rather it now acts as electron withdrawing group due to minus I effect। तो इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 H2SO4 जो कि एसिड है, एनिलीन का प्रोटोनेशन हो जा रहा है और वो बदल जा रहा है एनिलीनियम आयन में। अब क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और अब यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ना रहा, बल्कि अब यह काम करेगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का। क्यों? तो ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा तो इस केस में क्या होगा कि यह सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा कहाँ से? ऑर्थो से, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। हाँ, तो नाउ इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट and hence decreases the electron density in benzene ring maximum at ortho position followed by मेटा एंड पारा। देयरफॉर मेटा प्रोडक्ट उसके बाद यहाँ से इज ऑल्सो
formed in substantial amount। ऐसे करके इसका आंसर हम लोग करेंगे। था क्या, वो समझ गए ना कि नाइट्रेशन हमेशा एसिड के प्रेजेंस में है, एनिलीन बेस है, तो क्या होगा कि एसिड का H+ से इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर से प्रोटोनेशन हो जाना है, जैसा यहाँ दिखा है, तो एनिलीन बदल जाएगा एनिलीनियम। चूँकि यह जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम कर रहा था वो किसके चलते कर रहा था, नाइट्रोजन का लोन पेयर के चलते, कि लोन पेयर इधर डोनेट हो रहा था तब। अब जब ये प्रोटॉन से कंबाइन कर गया तो इसका लोन पेयर तो गायब हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पर, तो अब यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं रहा बल्कि उल्टा भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करने लगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दो तरीके के होते हैं, एक जिनमें -R इफेक्ट होता है, दूसरा जिनमें -I होता है। तो यहाँ -I होगा, R नहीं होगा क्योंकि इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, बस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है और प्लस आ गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ गया, तो अभी -I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और -I से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो सबसे ज़्यादा ऑर्थो का, क्योंकि ऑर्थो इसके सबसे नज़दीक है, उससे कम मेटा का और सबसे कम पारा का, तो पारा का इलेक्ट्रॉन सबसे कम खींचेगा, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा बचेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल यही ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेगा, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट पारा, उससे कम इलेक्ट्रॉन बचेगा मेटा पे तो उससे कम बना मेटा, और ऑर्थो पे तो इलेक्ट्रॉन ना के बराबर बचेगा तो प्रोडक्ट ना के बराबर। समझ गया? तो ऐसे करके इसका आंसर हम लोग कर देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट्स में ये चीज़ें एक्सप्लेन हैं लेकिन क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो आप यहाँ वीडियो से देख करके उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एनिलीन डज नॉट अंडरगो, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन। इसको भी हम लोग एक्सप्लेन किए हैं पीछे नोट्स में जब चैप्टर पढ़ रहे थे, कि एनिलीन एक एरोमेटिक एमीन है और एरोमेटिक एमीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बहुत कॉमन है, तो उसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आता है फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो बोल रहा है कि एनिलीन का फिर फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं होता है, एनिलीन का फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि द फ्राइडल-क्राफ्ट reaction is carried out in the presence of a Lewis acid catalyst, जिसमें एनहाइड्रस AlCl3, FeCl3, FeBr3 एट्सेट्रा होते हैं। तो द फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ए लेविस एसिड कैटलिस्ट। एंड एनिलीन acts as Lewis base, therefore they combine with each other as follows। ऐसे कि एनिलीन है लेविस बेस, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है लेविस बेस,
और फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है लेविस एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, मतलब AlCl3 ले लो, दिस इज लेविस एसिड कैटलिस्ट। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम का वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 है मतलब ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो चाहेगा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके क्या करे, अपना ऑक्टेट पूरा करे। और यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला तो है ही एनिलीन, देखो, और ये दोनों आपस में कर जाएंगे कंबाइन, तो ये NH2 प्लस और इसके साथ AlCl4 माइनस बन जाएगा। और फिर से वही कहानी कि नाइट्रोजन पे आ गया प्लस, तो अभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहा नहीं, इसलिए नहीं होगा रिएक्शन। तो इसके बाद लिखेंगे नाउ नाइट्रोजन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज and hence it remains no more electron donating, बल्कि उल्टा ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो जाएगा उल्टा। So now nitrogen acquires positive charge and hence it remains no more electron donating, that is the reactivity, या ऐसे लिखेंगे, that is the electron density in aromatic ring is not increased. Therefore aniline does not undergo फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। अच्छा, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में यदि आप एसाइलेशन को कंसिडर करते हो, जैसे यहाँ लिए एनिलीन, और यदि इसका एसिड क्लोराइड से आप एसाइलेशन करवा रहे हो AlCl3 के प्रेजेंस में, तो क्या बोले कि ई अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा था, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा था, तब जाकर के इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन में जुड़ रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ लोन पेयर अपना बेंजीन की तरफ ना दे करके दे दिया एल्यूमिनियम को, और एल्यूमिनियम को दे दिया तो इस पर आ गया प्लस। अब प्लस आ गया तो अब तो इलेक्ट्रॉन है नहीं कि बेंजीन की तरफ दे, तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा नहीं, तो फिर नहीं रिएक्शन करेगा। और साथ ही साथ कि फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में यह जो ग्रुप आने वाला है यह एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो एक तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन पहले से ही कम होकर के रखा है, बाद में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी आकर के जुड़ने वाला है, तो इस तरह से एरोमेटिक रिंग में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो कैसे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन उसमें हो पाएगा, नहीं होगा। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है इसमें। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, इसको लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, बोल रहा है कि जो डाइजोनियम सॉल्ट एरोमेटिक एमीन्स के होते हैं वे ज़्यादा स्टेबल होते हैं एलिफेटिक वाले से, क्यों? तो चैप्टर में इसको भी हम लोग पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डाइजोनियम सॉल्ट्स ऑफ एरोमेटिक एमीन्स are more stable than those of एलिफेटिक एमीन्स। एलिफेटिक एमीन्स के तुलना में एरोमेटिक एमीन्स के जो डाइजोनियम सॉल्ट होते हैं वे अधिक स्टेबल हैं। तो कारण बताना है भाई कि ऐसा क्यों है। चैप्टर में इसको पढ़े थे हम लोग, तो सिंपल सा लाइन इसमें लिखना है कि डाइजोनियम सॉल्ट्स ऑफ
aromatic amines are more stable due to resonance in which there is a partial double bond character is induced between aromatic carbon and nitrogen of डायज़ोनियम ग्रुप। और दिखा दोगे रेजोनेंस इसका कि यहाँ ऐसा है भाई N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस ऐसा कि यहाँ और यहाँ ऐसे डबल बॉन्ड N माइनस और अब यहाँ प्लस। तो देखो यहाँ बेंजीन का कार्बन और डायज़ोनियम का जो नाइट्रोजन है इसके बीच डबल बॉन्ड आ गया, आगे इसका रेजोनेंस पूरा कर दोगे। ऑन दी अदर हैंड नो सच डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज इंड्यूस्ड in the diazonium salt of aliphatic amine and hence it easily decomposes। इसलिए वह आसानी से डिकम्पोज कर जाता है कि यदि कोई एलिफेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट लेते हो जैसे ऐसा N2+Cl-, तो आसानी से ही हाइड्रोलाइज कर जाता है, पूरा यहाँ से बाहर निकल जाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा CH2 से, क्योंकि नाइट्रोजन पे यहाँ प्लस है ना, प्लस है और आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा। और लेने के बाद बताएं कि यहाँ से जो N2 मॉलिक्यूल निकलता है वह एक बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो प्लस है, निकलने के बाद स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो काफ़ी आसानी से नाइट्रोजन का एलिमिनेशन हो जाएगा यहाँ से ऐसे। तो ये स्टेबल नहीं रहेगा क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ नहीं रहा है, टूट जाएगा। इसमें नाइट्रोजन नहीं निकल पाएगा आसानी से क्योंकि यहाँ क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड। तो इतना अच्छे से आप कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, वीडियो से इसको नोट डाउन कर लोगे। तो इसमें एक क्वेश्चन और बच गया हम लोग को, जो अगला क्लास में करेंगे 13.3 में, जिसमें रीजन एक्सप्लेन करना था, और इसके बाद फिर आगे के क्वेश्चंस। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास से। धन्यवाद।